Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th January 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. So students, before I take first topic of today, I need to discuss one thing with you people. आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कुछ टाइम में यानी कि अगले महीने फरवरी 21 से APSC मेंस एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस कारण से आने वाले 8-10 दिनों तक, क्योंकि ये डेट आज ही अनाउंस हुआ है, तो आने वाले 8-10 दिनों तक मैं अपने पुराने सारे स्टूडेंट्स को जो मेंस लिख रहे हैं उनको जनरल स्टडीज़ के अलग अलग सब्जेक्ट्स में या फिर ऑप्शनल में मैं उनको बहुत सारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन देने वाला हूं, क्योंकि जो अब रिवीजन देना है वो अभी दे सकते हैं। 10 तारीख के बाद तो सारे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करेंगे। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स मुझे अगले साल के एग्ज़ाम्स के लिए फॉलो कर रहे हैं उनको ऐसा लग सकता है कि आने वाले 10 दिनों तक मैं थोड़े से कम टॉपिक्स ले रहा हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में, बिकॉज आई विल बी ओवर बर्डनड विथ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेनली विथ माई मेन स्टूडेंट्स। तो इस कारण से कुछ एक टॉपिक्स हो सकता है कि मैं थोड़ा कम डिटेल में लूँ, तो उस केस में आपको चिंता नहीं करनी है। दिस इज़ व्हाट आई एश्योर यू फ्रॉम माय साइड। 10 फरवरी के आसपास जब मेरा पूरा रिवीजन ख़त्म हो जाएगा तो वापस से अगर कोई एक टॉपिक मुझे लगता है कि ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं लिया है तो आगे मैं उसको डिटेल में किसी न किसी दिन एक्सप्लेन कर दूँगा। सो हैव ट्रस्ट इन अस। अभी तक आपने रखा है तो आगे भी रखिए। अगर कोई एक आधा टॉपिक छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको कवर कर लीजिए, तो आगे मैं कवर भी कर लूँगा। और ज़्यादा डिटेल में मैं कर नहीं पाऊँगा तो आने वाले कुछ दिनों तक मैं 15 मिनट का ही सेशन बनाऊँगा। 10-12 तारीख के बाद से वापस से हम लोग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लेना शुरू करेंगे। सो आई होप कि सपोर्ट कंटिन्यूज़ एंड यू कीप अस फॉलोइंग। चलिए आज का पहला टॉपिक लेते हैं। इट इज़ फ्रॉम एडिटोरियल सेगमेंट। इट टॉक्स अबाउट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चर एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए, इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में वैसे तो न्यूज़ काफ़ी छोटा सा है कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो अप्रैल तक बन जाएगा। लेकिन हम लोग इसी आर्टिकल की मदद से इंडिया के जितने भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉन्च व्हीकल्स होते क्या हैं। तो लॉन्च व्हीकल इस तरह का कुछ इक्विपमेंट होता है, देखिए, जिसके नीचे रॉकेट्स लगे रहते हैं। और ये रॉकेट्स लॉन्च व्हीकल्स की मदद से क्या करेंगे कि सैटेलाइट्स को स्पेस में जा कर के छोड़ करके आते हैं। सो लॉन्च व्हीकल्स इज ए काइंड ऑफ रॉकेट पावर्ड व्हीकल यूज टू ट्रांसपोर्ट ए स्पेस क्राफ्ट बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। तो एक इस तरीके का लॉन्च व्हीकल होगा, नीचे सैटेलाइट लगे होंगे, इसके ऊपर इस तरह से रॉकेट लगा होता है और ये लॉन्च व्हीकल जाकर के उस रॉकेट को आउटर एटमॉस्फेयर में या स्पेस में छोड़ करके आता है। तो इंडिया ने लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट करना शुरू किया अर्ली 90s में, और हमने पहला जो लॉन्च व्हीकल बनाया दैट वाज एक्सपेरिमेंटल वन, यानी कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाया था। उसका नाम था SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। उसके बाद हमने बनाया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इन 1992। देन वी डेवलप PSLV एंड देन वी डेवलप GSLV। तो GSLV आज के टाइम में हमारा सबसे सोफिस्टिकेटेड लॉन्च व्हीकल। आई होप आप समझ रहे हैं। लॉन्च व्हीकल जो हेवी से हेवी, सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या हुआ कि हेवी से हेवी सैटेलाइट को आउटर स्पेस में लंबे डिस्टेंस तक छोड़ करके आए, तो इसको हम लोग कहते हैं मोर सोफिस्टिकेटेड लॉन्च व्हीकल। GSLV के अंदर भी जो GSLV Mark 3 वेरिएंट है, इट इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वन विच सेट्स और सैटेलाइट इन द आउटर स्पेस एटमॉस्फेयर। अभी अगर रॉकेट की बात की जाए, आपको मैंने जैसा कि बताया कि ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स रॉकेट पावर्ड होते हैं। तो अगर रॉकेट्स की बात की जाए जो सच में थ्रस्ट देते हैं, जो लॉन्च व्हीकल को स्पेस तक लेकर के जाते हैं, तो अगर रॉकेट की बात की जाए तो उनके अंदर जो फ्यूल होता है उसको हम लोग कहते हैं रॉकेट प्रोपेलेंट। रॉकेट प्रोपेलेंट इज़ मेड अप ऑफ मैनी काइंड ऑफ केमिकल मिक्सचर। तो किसी भी फ्यूल में तो दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्यूल जिसको बर्न करने से एनर्जी रिलीज होती है, और दूसरा होता है ऑक्सीडाइज़र जो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इस फ्यूल को बर्न करने के लिए, क्योंकि कोई भी फ्यूल बिना ऑक्सीजन के तो बर्न हो नहीं सकता। As you know, fuel is a substance that burns in a combination of oxygen, और
ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग गैस। तो जो ऑक्सीडाइजर होता है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और इस तरीके से ऑक्सीडाइजर की मदद से फ्यूल बर्न होता है। सो एन ऑक्सीडाइजर इज एन एजेंट दैट रिलीजेज ऑक्सीजन फॉर कॉम्बिनेशन विथ फ्यूल। अब ये है मान लीजिए रॉकेट। तो रॉकेट के अंदर जो प्रोपेलेंट होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। लिक्विड प्रोपेलेंट हो सकते हैं, सॉलिड प्रोपेलेंट हो सकते हैं, क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट हो सकते हैं। ये लिक्विड, सॉलिड या क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट सबके बीच का अंतर एक एक करके हम लोग समझेंगे। प्रोपेलेंट मतलब फ्यूल अगर लिक्विड फॉर्मेट में, जैसे हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, कार वगैरह, उसमें भी तो हम प्रोपेलेंट इस्तेमाल करते हैं। जो फ्यूल है वो लिक्विड प्रोपेलेंट है, पेट्रोल, डीजल। कुछ कुछ सॉलिड प्रोपेलेंट्स होते हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट्स रॉकेट में इस्तेमाल होता है, कार ऑटोमोबाइल्स में नहीं होता है। अब सॉलिड प्रोपेलेंट जो होता है वो इनिशियल थ्रस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दे पाता है, लेकिन लंबे डिस्टेंस तक लेकर के नहीं जा सकता। तो जो मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि जो भी सोफिस्टिकेटेड लॉन्च व्हीकल्स होंगे वो मल्टी स्टेजेस लॉन्च व्हीकल होते हैं, यानी कि कुछ डिस्टेंस तक वो सॉलिड प्रोपेलेंट से चलेंगे, फिर कुछ डिस्टेंस तक लिक्विड प्रोपेलेंट से चलेंगे, फिर कुछ डिस्टेंस तक क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट से चलेंगे। तो जो मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल होते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल द 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। इसका एग्जांपल है GSLV, जो हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया, GSLV Mark 3 इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वन। तो इसमें तीनों तरह के प्रोपेलेंट इस्तेमाल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। तो फर्स्ट 2 स्टेज में कैसा होता है, सॉलिड और लिक्विड का इस्तेमाल होता है जो इनिशियल थ्रस्ट देता है रॉकेट को। आखिरी स्टेज में फिर क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। क्रायोजेनिक इंजन में कैसा रहता है कि द फ्यूल इज़ एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, समवेयर -178 डिग्री सेल्सियस और समथिंग लाइक दैट। सो स्टेज 1, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट इस्तेमाल होता है GSLV में, वो सॉलिड प्रोपेलेंट होता है HTPB। HTPB का फुल फॉर्म हुआ सॉलिड हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। फिर सेकेंड स्टेज में लिक्विड प्रोपेलेंट इस्तेमाल होता है डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। और थर्ड प्रोपेलेंट में कैसा होता है, थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन के अंदर, क्रायोजेनिक मतलब होता ही है वेरी लो टेम्परेचर। तो थर्ड स्टेज में कैसा होता है, इस्तेमाल होता है लिक्विड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में कब होगा, जब टेम्परेचर बहुत कम हो, -180 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, तो फिर हम लोग उस हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं। और वहाँ पे फिर कैसा है कि हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेलेंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखिए, सॉलिड प्रोपेलेंट HTBP फर्स्ट स्टेज में, ये GSLV Mark 3 की अगर बात की जाए तो। सेकेंड स्टेज में लिक्विड प्रोपेलेंट, ये डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और थर्ड स्टेज में लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। और लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजेनिक स्टेज में होता है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। अब अगर इंडिया के अंदर अभी बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि हमने SLV3 बनाया था 1980 में, ASLV बनाया था 1992 में, फिर हमने PSLV बनाया, GSLV बनाया, GSLV के अंदर Mark 3 बनाया। तो आज के टाइम में अगर ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स की बात की जाए, जो ऑपरेशनल हैं, जो फंक्शनल हैं, तो वो हैं बस PSLV एंड GSLV। और भी कुछ कुछ नए बन रहे हैं, लेकिन ये SLV और ASLV तो अब फेज आउट किए जा चुके हैं। तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में समझते हैं। दे आर थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो SLV और ASLV के बाद आए थे PSLV। दे आर इक्विप्ड विथ लिक्विड स्टेजेस, तो इनके अंदर लिक्विड स्टेजेस प्रोपेलेंट लगे रहते हैं। तो इट हैज़ 4 स्टेजेस यूजिंग सॉलिड लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम। तो पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। लेकिन इसमें क्रायोजेनिक नहीं होता है। तो क्रायोजेनिक नहीं होने के कारण ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जाने के लिए बहुत लो टेम्परेचर चाहिए, क्रायोजेनिक इंजन चाहिए। इसका पहला सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था इन अक्टूबर 1994। अभी तक PSLV ने 40 से ज़्यादा सक्सेसफुल लॉन्च किए हैं इंडिया के लिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल फॉर इंडिया, PSLV. It can take up to load of 1750 kilogram of payload, and it can take satellites into sun synchronous polar orbit, that too at a height of 600 किलोमीटर altitude। मतलब लो अर्थ ऑर्बिट तक लेकर के जा सकता है, वेरी हाई अर्थ ऑर्बिट तक लेकर के नहीं जा सकता। अगर इसके कुछ सक्सेसफुल मिशंस की बात की जाए PSLV की, तो इसने चंद्रयान 1 या मार्स ऑर्बिटर मिशन या स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट, ये सब कुछ PSLV से किए गए हैं। वहीं GSLV के बारे में तो मैं आपको बता ही रहा था कि इसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक सब इस्तेमाल होता है। GSLV का जो सबसे अपग्रेडेड वर्जन है GSLV Mark 3। तो GSLV
इट इज़ कैपेबल ऑफ प्लेसिंग 2 टन्स क्लास ऑफ सैटेलाइट, यानी कि PSLV से ज़्यादा हैवी सैटेलाइट्स को ये हाइयर, वेरी हाइयर ऑर्बिट्स में तक, यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक 36,000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक लेकर के पहुंचा सकता है। इट यूजेस 3 स्टेज, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। हमारे देश के अंदर 3 वर्जन ऑफ GSLV बन चुके हैं। GSLV Mach 1 जो रसियन, उसके अंदर जो क्रायोजेनिक इंजन है वो रसिया से मंगाया था हमने। GSLV Mach 2 उसके अंदर जो क्रायोजेनिक इंजन है वो हमारे देश में बनाया गया। और GSLV Mach 3 उसके अंदर का भी क्रायोजेनिक इंजन हमारे देश का ही बनाया हुआ है। अगर PSLV की बात की जाए तो इट वाज लॉन्च्ड इन 1993, लगभग 1750 तक का इसका कैरिंग कैपेसिटी है इन लो अर्थ ऑर्बिट। अगर जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट में ये 1425 किलोग्राम तक का सैटेलाइट को लेकर के जा सकता है। इट वाज यूज्ड इन चंद्रयान या मार्स मिशन। जबकि GSLV की बात की जाए तो फर्स्ट लॉन्च वाज इन 2001। लगभग 2500 किलोग्राम तक का सैटेलाइट ये जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट तक लेकर के जा सकता है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट तक लेकर के जा सकता है। अगर लो अर्थ ऑर्बिट की बात की जाए तो इसमें लगभग 5000 किलोग्राम तक का सैटेलाइट लेकर के जा सकता है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि PSLV से GSLV 3 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया सॉलिड, लिक्विड या क्रायोजेनिक प्रोपल्सन सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये तो हो गए PSLV और GSLV। लेकिन हाल फिलहाल में, यानी हाल फिलहाल भी मतलब लगभग 5-6 साल पहले, इंडिया ने एक नए तरह के लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया है जिसका नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नाम से जैसा आपको पता चल रहा है कि ये जो लॉन्च व्हीकल होगा ये जा करके सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ करके और वापस से अर्थ पे आ जाएगा, यानी कि इसका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके, इस तरीके का ये होगा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो मतलब ये रॉकेट की तरह भी होगा, आधा रॉकेट और आधा एरोप्लेन की तरह काम करेगा। जैसे कैसे फ्लाइट उड़ती है, लैंड करती है और वापस से उसको हम उड़ा सकते हैं, तो ऐसा ही होगा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसका 2016 में हमने टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट किया था, मतलब इसको टेक्नोलॉजी वाइज टेस्ट करके देख लिया था कि येस वी हैव डेवलप दिस टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी इसका कॉमर्शियल यूज हमने नहीं शुरू किया है। तो इट इज़ फुली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल दैट विल हेल्प अस इन हैविंग लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस। लो कॉस्ट एक्सेस क्यों? क्योंकि बार बार ये सैटेलाइट रॉकेट जो है वो सैटेलाइट को छोड़ करके आ सकता है, तो दोबारा से इसी का इस्तेमाल कर पाएंगे। सो दैट इज़ हाउ इट बिकम्स अ काइंड ऑफ लो कॉस्ट access to space. So reusable launch vehicle technology demonstrator is similar to that of an aircraft that combines the complexity of both launch vehicle as well as aircraft. तो फ्लाइट की तरह भी काम करता है और रॉकेट का भी काम करता है। इसका पहला टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन हमने 2016 में ही कर लिया था एट श्रीहरिकोटा। अब करंट न्यूज़ क्या है? तो हमारे पास अभी तक 3 तरह के लॉन्च व्हीकल्स हैं या रॉकेट हैं जो सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। पहला है PSLV, उससे ज़्यादा पावरफुल GSLV, और एक है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जिसका हमने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया है। अब इसरो डेवलप कर रही है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स को, लगभग 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ करके आएगा, SSLV। तो आप सोच रहे होंगे कि PSLV, GSLV जब पावरफुल लॉन्च व्हीकल्स हम बना ही चुके हैं, तो छोटे लॉन्च व्हीकल्स बना करके क्या फ़ायदा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना करके क्या फ़ायदा? देखिए इसका कैसे इस्तेमाल होगा वो भी समझिए। इट विल बी मेनली यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस। कॉमर्शियल पर्पस से मतलब है कि इसरो बाकी सारे छोटे छोटे देशों का, जैसे कि फ्रेंच गियाना या फिर मान लीजिए वियतनाम, यहाँ के इन सारे देशों के जो सैटेलाइट्स होंगे उनका कॉमर्शियल ऑर्डर लेगा इसरो और उनके सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करेगा विथ हेल्प ऑफ SSLV, और उससे हमें थोड़ी सी रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगी। तो मुद्दा यह है कि SSLV इज इंटेंडेड टू कैटर द मार्केट for the launch of a small satellite into low earth orbit for developing countries and private corporations. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पहला दूसरा स्टेटमेंट तो मैंने आपको बताया, तीसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये भी आप समझ पाएंगे। इसके बेसिस पे सवाल आप अटेम्प्ट कीजिए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम एडिटोरियल सेगमेंट। इट इज अबाउट जीनो ट्रांसप्लांटेशन। दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन मतलब होता क्या है? इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर दैट इंक्लूड्स ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स फ्रॉम अ एनिमल सोर्स टू ह्यूमन। तो जानवरों से कोई ऑर्गन अगर इंसानों में ट्रांसप्लांट किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। अब जीनो ट्रांसप्लांटेशन में पिग जो है एक काफ़ी सुटेबल एनिमल है फॉर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ इट्स ऑर्गन, बिकॉज यू सी pigs have promising source for transplant because their organ size closely matched to the size of
ऑर्गन साइज ऑफ ह्यूमंस. फॉर एग्जांपल ह्यूमन हार्ट, पिग का हार्ट, ह्यूमन किडनी, पिग का किडनी, ह्यूमन लीवर, पिग का लीवर, लंग्स. तो इस कारण से पिग्स के कई सारे ऑर्गन्स जो हैं वो ह्यूमन में जीनो ट्रांसप्लांटेशन किए जा सकते हैं. और यही कारण है कि रिसेंट टाइम में एक सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट किया है न्यूयॉर्क के अंदर सर्जन्स ने, जहाँ पे उन्होंने एक पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया एक 57 ईयर ओल्ड इंसान के अंदर, जिसका नाम है डेविड बेनेट. और ये इंसान अभी ही इज़ क्वाइट हेल्दी ऑल्सो. इस तरह के ट्रांसप्लांटेशन पहले भी किए गए थे, लेकिन वो ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो भी पेशेंट था वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाया. लेकिन इस केस में द पेशेंट हैज़ सर्वाइव्ड एंड नाउ ही इज़ डूइंग वेल. सो यू कैन कंसिडर कि ये जो जीनो ट्रांसप्लांटेशन है इट इज़ क्वाइट सक्सेसफुल. इसी तरीके का इवेंट आसाम के अंदर बहुत पहले भी हो चुका है. ऑफ कोर्स वो जो पेशेंट है ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाया, लेकिन आसाम के अंदर डॉक्टर धनीराम बोरुआ, उन्होंने पिग के हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन की थी एक यूथ के अंदर वे बैक इन 1997. लेकिन फिर वो यूथ जो है आफ्टर सम डेज ही डाइड बिकॉज ऑफ मल्टीपल इन्फेक्शंस. लेकिन हुआ क्या कि आसाम के अंदर जब डॉक्टर धनीराम बरुआ जी ने इस तरह का पिग हार्ट को ट्रांसप्लांट किया इंसानों के अंदर, तो उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया. डॉक्टर धनीराम बरुआ वॉज लेबल्ड एज ए पिग डॉक्टर. इनके एक्टिविटीज़ को अनएथिकल माना गया कि आपने इंसानों के अंदर जानवरों के, स्पेशली पिग के हार्ट लगा करके इंसानों को जानवरों के लेवल तक गिरा दिया. ही वॉज लेबल्ड एज ए पिग डॉक्टर. पूरे असम सोसाइटी में इनको क्रिटिसाइज़ किया गया. इनके खिलाफ एक इंक्वायरी कमीशन बना दी गई. इनके एक्टिविटी को और प्रोसीजर को अनएथिकल बनाया गया और इनफैक्ट इनको और इनके पार्टनर को 40 दिनों की जेल की भी सजा हुई थी बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसप्लांटेशन. The next article is taken from economy segment. It is about new chief economic advisor and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian economy point of view. तो देखिए काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है. भारत सरकार ने एक नया चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र को अपॉइंट कर दिया है और वो है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन. सो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र पोस्ट की अगर बात की जाए तो दिस पोस्ट इज इक्विवेलेंट टू रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इज हेड ऑफ इकोनॉमिक डिवीज़न ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यही जो डिपार्टमेंट है जो बजट प्रिपेयर करता है, यही डिपार्टमेंट है जो इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करता है, जिसको हेड करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र. तो रोल ऑफ अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एज ए सेड इज टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक सर्वे. तो आपको पता होगा कि बजट से 1-2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे, 1 दिन पहले इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होता है. इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करने का काम होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का. और इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करने वाली एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और उसको हेड करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. तो याद रखिएगा इकोनॉमिक सर्वे बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट. इट इज अबाउट पथरू घाट पीजेंट अपराइजिंग एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए पथरू घाट पीजेंट अपराइजिंग को समझने के लिए थोड़ा सा असम का कॉलोनियल हिस्ट्री समझना होगा. असम को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था, मतलब ब्रिटिश प्रोविंस का हिस्सा बना लिया था इन 1826. और उसके बाद से असम के काफ़ी सारे ऐसे लैंड थे जो सर्वे नहीं हुए थे अभी तक. रेवेन्यू पर्पस के लिए उनका सर्वे किया गया, वहाँ पे टैक्स इम्पोज किया गया बाय ब्रिटिशर्स. तो ज़्यादातर जो हमारे यहाँ के पीजेंट्स थे वो टैक्सेस काइंड में देते थे या सर्विस में देते थे, यानी कि कुछ काम कर दिया ब्रिटिशर्स के यहाँ जा कर के या अनाज पहुँचा दिया तो सर्विस में या काइंड में वो अपना टैक्स पे करते थे. लेकिन 1893 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड टैक्स को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, 70 to 80% इंक्रीज़ कर दिया. एंड दे मेड इट काइंड ऑफ कंडीशन कि ना यू हैव टू पे इट इन कैश ओनली, नो काइंड नो सर्विस. और इस कारण से हमारे यहाँ के कई सारे पीजेंट जो हैं वो अब ये इतना हेवी एग्रीकल्चरल लैंड टैक्स को पे नहीं कर पा रहे थे. तो इसी कारण से 28 जनवरी 1894 को 28 जनवरी 1894 को एक मीटिंग बुलाई गई. राइज मेल मतलब पीपल्स मीटिंग वॉज कॉल्ड एट पथरू घाट विच इज स्मॉल विलेज इन आसाम डरांग डिस्ट्रिक्ट. तो राइज मतलब होता है पीपल एंड मेल मतलब मीटिंग. तो ये मीटिंग बुलाई गई थी ताकि लोग जो हैं खासकर पीजेंट्स अपने ग्रीवेंसेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख सकें. लेकिन हुआ क्या, पथरू घाट में ब्रिटिश ऑफिसर्स रिफ्यूज टू लिसन टू द डिमांड्स ऑफ द पीजेंट्स एंड फार्मर्स ग्रीवेंसेस. उल्टा उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी. अब ब्रिटिश ऑफिसर्स के हिसाब से या ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ओनली 15 पीपल डाइड, लेकिन हिस्टोरियंस की अगर माने तो मोर देन 140 पीजेंट्स डाइड इन दिस पथरू घाट
लाठीचार्ज एंड फायरिंग। और उसके बाद से यहाँ के लोगों ने मैसिव वायलेंट प्रोटेस्ट रिवोल्ट शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसको हम लोग कहते हैं पथरूघाट पीजेंट अपराइजिंग। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आपको जैसा मैंने डेट बताया 28 जनवरी 1894 को ये राइज मेल हुआ था, यानी कि पथरूघाट मीटिंग हुई थी। तो यानी कि कल का दिन पथरूघाट अपराइजिंग को याद करते हुए 128th एनिवर्सरी मनाया गया है असम के अंदर। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज डेवलपिंग इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबार पोर्ट बाय इंडिया। ऑफ कोर्स इट विल प्रोवाइड access to Afghanistan and Central Asia by bypassing Pakistan. So correct answer is option C. Which of the following statements are true about Padma Awards? It can be given only to Indians. This is wrong. It can be given to posthumously also. It is right. So the correct answer is option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.